आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कक्षा चलेगी वह कक्षा वन डे एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को ध्यान में रख करके अर्थव्यवस्था के अर्थों को तथा अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से पढ़ें कि हम आसानी से उसको समझ ले, पढ़ ले और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों को हम सुलझा लें। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में प्रारंभ में ही बांट लेंगे। सबसे पहले हम 1947 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उन्होंने परिवर्तन किया उससे भारतीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। जो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के जाने के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक का जो द्वितीय पार्ट है, जो प्रथम पार्ट से जुड़ा हुआ पार्ट माना जाता है, हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया और देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का किस प्रकार से निर्धारण हुआ, फिर उस स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन किए गए, और वर्तमान में आज जब हम 2024 मार्च के महीने में गुजर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जब स्वरूप हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित किया गया था वह मिक्स अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप निर्धारण किया गया था, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में कुछ साम्यवाद के भी गुण थे और कुछ पूंजीवाद के भी गुण थे। दोनों को मिला करके भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया था और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिली थी और गति भी मिली थी। तो सबसे पहले हम इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे कि जो पूरी दुनिया में वामपंथी अर्थव्यवस्था, जिसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका जन्म कहाँ से होता है, सबसे पहले उसका प्रयोग किस देश में होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था आज किस स्थिति में है, पूरी दुनिया में साम्यवाद का क्या स्वरूप है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे पूंजीवाद का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, आज पूंजीवाद कहाँ पहुँचा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो 1929-30 में जब विश्व में सबसे बड़ी मंदी अमेरिका में है, उसके बाद प्रयोग प्रारंभ किया गया और फ्रांस में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो हम उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम ये देखने का प्रयास करेंगे ये कहाँ तक सफल हुई है और भारत इसको क्यों स्वीकार करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या परिणाम हुआ कि भारत का विकास दर और विकास किस तेज़ी से आगे बढ़ा, इसको हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जब हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमको तीनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही थी, चल रही हैं और चलेंगी, उनको हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसका किन किन नामों से जाना जाता है, उसका क्या क्या स्वरूप होता है, वो किस प्रकार से सरकार द्वारा संचालित की जाती है। क्योंकि तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का क्या रोल होता है, पूंजीपतियों का क्या रोल होता है, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके द्वारा ही व्यवस्था को संचालित किया जाता है और उसके बाद ये समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था अब किस दिशा में जा रही है और कहाँ जा रही है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है बजट। बजट भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद से 1860 से बनाया जा रहा है। 1860 से लेकर के 2024 में पेश किया गया अंतरिम बजट तक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बजट कितने प्रकार का होता है, बजट कब पेश किया जाता है, बजट कौन पेश करता है, बजट को पेश करने में संविधान की क्या रोल है, संसद भवन किस प्रकार से उसको पारित करता है, क्या करता है। बजट जो पारित किया जाता है वो अनुमानित बजट होता है, उसका अंतिम आंकड़ा 1 वर्ष के बाद आता है, जब सारे कर वसूल लिए जाते हैं और सारे खर्चे ख़त्म हो जाते हैं, तभी पता चलता है कि जो हमने अनुमानित बजट पेश किया था, जो बजट पेश किया जाता है उसे अनुमानित बजट कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि हमको अगले वित्त वर्ष में इतना पैसा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इतना पैसा हमको खर्च करना है। कभी कभी
कुछ पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, कभी कभी कुछ पैसा कम खर्च होता है, कभी कर ज़्यादा आता है, कभी कर कम आता है। तो इस नाते उसको अनुमानित बजट कहा जाता है और अगले साल उसको अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है कि कितना पैसा कर के रूप में आया और कितना पैसा खर्च किया गया। तो हम बजट को देखने का प्रयास करेंगे। एक संघ का बजट होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, संघ पर, राज्य पर और केंद्र शासित प्रदेशों पर। इसी प्रकार से राज्यों का भी बजट होता है। हर राज्य अपना बजट बनाता है। संविधान में उसका प्राविधान लिखा गया है कि लोक लेखा तैयार करना। तो हर राज्य अपना बजट बनाता है। कुछ संघ शासित क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, वो अपना बजट बनाती हैं। कुछ संघ शासित क्षेत्र ऐसे जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है, उनका जो संघ का बजट आता है उन्हीं के साथ उनके बजट को तैयार किया जाता है, उनको पेश किया जाता है, पास किया जाता है, फिर उनकी धनराशि को उन संघ शासित क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से बजट की रूपरेखा को हम देखेंगे। हम बजट को पढ़ते समय राजकोषीय नीति को भी पढ़ेंगे कि बजट जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। इनको हम पढ़ेंगे कि राजकोष को किस प्रकार से भरा जाता है, किस प्रकार संचालित किया जाता है, राजकोषीय घाटे क्या होते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों को हम बजट के द्वारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम भारत की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जीडीपी है जिसका एक दूसरा रूप जीवीए भी आ गया है, उसको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से उनके आंकड़े को संचित किया जाता है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था को जब उसका आकलन किया जाता है तो जीडीपी के आधार पर उसका आकलन किया जाता है कि भारत किसी देश की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है और किस नंबर पर आती है। तो आज हम जब अक्सर सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस पायदान से लेकर के इस पायदान में पहुँच गई, तो उसका आधार जीडीए ही होता है कि जब हम जीडीपी को अनुमानित करते हैं तो उससे अनुमान निकलता है कि भारत का जीडीपी इतना है और दुनिया के भारत जीडीपी के आधार पे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मानता अगर इसी तरह विकास दर बना रहा तो हम बहुत जल्दी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन डॉलर होना अति आवश्यक इसलिए है कि भारत का जिस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है, भारत की जो जनसंख्या है, उत्पादक जनसंख्या, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में युवक हैं जो अपने अनेक आइडियाओं से, अनेक उत्पादन कार्यों से देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से इसको बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार की अगर राजनीतिक स्थिति बनी रही तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि केंद्र में अस्थायी सरकार का होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक होता है। देश में केंद्र में अस्थायी मजबूत सरकार होती है तो मजबूती से फैसले लेती है, उसको लागू करती है। इसका असर हम अर्थव्यवस्था पर देखते हैं, जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा शुभ सूचक संकेत है। तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था को, भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज और निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित की जाती थी, लेकिन निजी क्षेत्रों में होने वाले घपले और घोटाले से परेशान होकर के केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम अब बैंकिंग व्यवस्था को स्वतः संचालित करेंगे। परिस्थितियाँ बदली, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम गए और उस अर्थव्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि हमने ये निर्धारित किया कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इसके निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी हुआ और धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में भारत में बैंक खड़े हो गए, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक रूपता प्रदान की, एक तरीके से चलाया आरबीआई के नेतृत्व में। और अब बैंकों का निजीकरण भी किया गया है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। हम जब बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आरबीआई को पढ़ते हैं कि आरबीआई का रोल क्या है, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि आरबीआई का गवर्नर क्या है, गवर्नर कौन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन है, क्या है, मौद्रिक नीति घोषणा कितने समय के अंतराल पर होती है, मौद्रिक नीति में खास करके जो रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है, इस पर अक्सर चर्चाएं होती हैं। तो ये होता क्या है, इनका क्या प्रभाव होता है, क्या इनके द्वारा ही महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है, और रिजर्व बैंक इनके द्वारा इन नियमों को लागू करके
वो अपनी कितनी कमाई करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के आय का स्रोत यही एकमात्र माना जाता है कि जो बैंकों को लोन देता है उससे जो उसको टैक्स कर लेता है, ब्याज लेता है, उस ब्याज ही उसकी आय का मुख्य स्रोत है और उसी से वो उसके खर्चे को मीट आउट किया जाता है। तो हम ये देखेंगे, साथ ही साथ जब हम बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर भी ध्यान देंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय 3-4 बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, भारत को समय समय पर अनुदान देता है, उसको भी हम देखेंगे। IMF को देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत के किस योजनाओं नियोजन में हमारी मदद करता है या हमारे मौद्रिक संकट का समाधान वो किस प्रकार से करता है। वहाँ पर देशों की संख्या जो बढ़ रही है, उस वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन हैं, इन सारी चीज़ों का हम उसमें अवलोकन और अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे एशियाई विकास बैंक को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एशियाई विकास बैंकों के द्वारा भी, क्योंकि भारत एशिया का एक तेज़ी से आर्थिक शक्ति बनता हुआ देश है, इस नाते हमारे एशियाई कुछ देशों के साथ संबंध अच्छे होने के नाते हमको अच्छी मात्रा में लोन मिलता है जो हमारे विकास कार्यों के लिए, पूंजीगत कार्यों के लिए होता है। हम उनका उपयोग करके अपने देश के विकास को एक नया मॉडल खड़ा कर रहे हैं। भारत में बहुत तेज़ी से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, सड़कों का जाल होना चाहिए, रेलवे लाइन होना चाहिए, तमाम सब सुविधाएं होनी चाहिए जिनका बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। यह विकास भारत का एक मेरुदंड है। भारत को अगले 50 साल 100 साल तक तेज़ी से विकसित होने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही साथ जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है, ये हम देखने प्रयास करेंगे कि GDP में कृषि का कितना प्रतिशत है। GDP का प्रतिशत तो घटता जा रहा है। अगर हम 1947 से आज का आंकड़ा देखें तो हम देखते जा रहे हैं कि कृषि का GDP में योगदान प्रतिशत में घट रहा है, लेकिन मूल्य में बढ़ रहा है। हमारा कृषि उत्पादन 1947 से निरंतर बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो संकर नस्ल की बीजों का प्रयोग हो रहा है, सरकार तरह तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है जिससे किसान मजबूत हो रहे हैं तथा उनका परंपरागत कृषि से ठीक है कैश क्रॉप्स की तरफ, नगदी फसलों की तरफ तथा निर्यात प्रधान कृषि फसलों की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। और उनका यह रुझान बढ़ना उनके लिए तथा देश के लिए अति आवश्यक है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसको हम निर्यात कर देते हैं, जिससे हमको एक अच्छा धन प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो खजाना है जो RBI के द्वारा संचालित होता है वो खजाना भरता है और उसके भरने से हम संतुष्ट रहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर हम अगर तेल के दाम बढ़ भी जाते हैं और हम ज़्यादा मात्रा में अगर आयात करते हैं तो हमको भुगतान में कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ता। जैसा एक बार हम लोगों को इस बुरे दौर से गुजर चुके हैं, देखने को मिला कि हमको भुगतान करने में संकट आया और हमको उसके लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। तो जिस प्रकार से $600 अरब से ज़्यादा का कैश रिजर्व रेशियो भारत के रिजर्व बैंक के पास है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है और ये बना रहना बहुत अच्छी बात है। तो हम भारतीय कृषि को समझने का प्रयास करेंगे, इनके 3 प्रकार के जो फसल हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हम इनके आर्थिक पक्ष को खाली देखेंगे कि इनका निर्यात कितना होता है, कितना उत्पादन होता है। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनके तीनों फसलों को देखेंगे, खरीफ, रबी और जायद फसल, कि किन फसलों में किस प्रकार की मिट्टी में किन प्रकार का उत्पादन होता है, कौन सा अनाज गेहूँ के उत्पादन में ज़्यादा है, चावल के उत्पादन में है, मोटे अनाजों के उत्पादन में, क्योंकि मोटे अनाज का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम मोटे अनाज का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उपभोग करेंगे तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो बीमारियां हैं वो कम होंगी, लोग स्वस्थ होंगे और हम और अधिक आत्मनिर्भर होंगे। जैसा कि 1980 से पहले जब मोटे अनाज का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था तो देखा जाता था भारत के अधिकांश लोग स्वस्थ होते थे, क्योंकि मोटा अनाज खाने से स्वस्थ रहते थे, मेहनत करते थे। धीरे धीरे जब महीन अनाज का प्रचलन बढ़ता गया, मोटे अनाज की आवश्यकता उत्पादन कम होने लगा और इसके पीछे एक थोड़ा सा मानसिकता ये हो गई लोगों की, मोटा अनाज सामान्य आदमी गरीब परिवार में प्रयोग किया जाता है और महीन अनाज ऊँचे संपन्न परिवार लोग अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करने के लिए भी इसका प्रयोग करने लगे। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोग बीमार होने लगे, जैसे शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ये महीन अनाज खाने से अस्वस्थ होने लगे, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सब समस्याएं जब हम मोटा अनाज खाएंगे, मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो खैर हम उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि
इस प्रकार से प्रतिशत में कम होने के बाद भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। जब कोरोना काल आया तो हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक ऐसा सेक्टर था जो मजबूती से खड़ा रहा, लोग अपने घरों में किसानी करते रहे और उत्पादन बढ़ा रहा, भारत में खाने का संकट नहीं आया। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक होगा भारत में उद्योग, क्योंकि उद्योग प्रधान स्वरूप बन रहा है। जब हम जीडीपी को पढ़ते हैं तो उसके 3 सेक्टर होते हैं, कृषि होता है, उद्योग होता है और सेवा क्षेत्र होता है। तो भारत वर्तमान में उद्योग और सेवा क्षेत्र पर भी सरकार का विशेष ध्यान है और तेज़ी से इनका विकास हो रहा है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उस देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कामगार मिले, तो हमको उद्योग और सेवा का विकास करना पड़ेगा। जो कृषि प्रधान राज्य हैं उनके वहाँ लोग पेट भर सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जो राज्य उद्योग और सेवा प्रधान राज्य हैं उनके वहाँ हम धान और अन्य खाने की चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा होती है कि वो संपन्न होते हैं और अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे से कर लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए वह राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, इन राज्यों को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ साथ उद्योग और सेवा प्रधान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दे रहे हैं। और ये उस देश की बेरोजगारी के संकट को दूर करने, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राज्य को संपन्न बनाने और राज्य के स्टेट जीडीपी में विकास करने के लिए अति आवश्यक माना जाएगा। साथ ही साथ हम शेयर बाज़ार को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत में शेयर बाज़ार का और म्यूचुअल फंड का कब से विकास प्रारंभ हुआ, आज उनका क्या स्वरूप है। आज उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिला हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा के धन कमाते हैं। ये एक रोज़गार का आय के लिए अच्छा साधन माना जाता है। तो इसका भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ, जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे, आयात और निर्यात को पढ़ेंगे कि भारत की आयात और निर्यात की स्थिति क्या है। भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2.4% का हिस्सेदारी रखता है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार नए पॉलिसी लाती है, अपने निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करती है, आयात को कम करने का प्रयास करती है। जैसे सोलर एनर्जी को अगर डेवलप किया जाएगा या जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो हमको तेल का आयात कम करना पड़ेगा। तेल की आयात कम करने से हमारी बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा की बचत होगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। और भारत की उस मुद्रा का प्रयोग हम भारत के नीतिगत विकास में कर सकते हैं और उससे देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, देश का विकास होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। फिर हम कर संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, क्योंकि कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होते हैं, कौन कौन कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं, कौन कौन कर अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस प्री में, तो इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से कर किस में आते हैं। साथ ही साथ हम वित्त आयोग को पढ़ेंगे। अभी नए वित्त आयोग का गठन हुआ है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के परामर्श को कब लागू किया जाता है, कितने साल के लिए है, संविधान के अनुच्छेद 280 में इनके लिए क्या कहा गया है। सारी चीज़ों को हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पहले से लेकर के आज तक जितने नए वित्त आयोग का गठन जो हुआ है उसके अध्यक्ष का नाम भी आप लोगों को बता दें, जिससे कि आप लोग नोट करके उनको रख लें कि जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो वो आसानी से आप उसमें टिक लगा करके उनके काम को पूरा कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से खास इसके बाद हम लोग नीति आयोग को पढ़ेंगे, जो योजना आयोग का नया रूप है। नीति आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। साथ ही साथ स्टार्टअप के बारे में पढ़ेंगे तथा वो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो नई आर्थिक नीतियाँ बनाती है उन नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब पढ़ा जाता है तो 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो उसका ट्रेडिशनल पक्ष है जो 1947 या उसके पहले जो परंपरागत तरीके चला रहा, तथा उसका वर्तमान स्वरूप होता है जो नए परिवर्तन होते हैं उससे उस पार्ट में, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इस सेक्शन में ये क्या परिवर्तन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम आप लोगों को अद्यतन नॉलेज देने का प्रयास करेंगे कि सारे आंकड़े करंट देने का प्रयास करेंगे, जिससे अगर आप मेरा ये चैनल ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, नियमित रूप से मैं आपकी एक रोज़ वीडियो डालूंगा, जिससे एक टॉपिक पर एक वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए। हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आ करके
संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो हम लोग डालेंगे, उसको आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर कोई आपके अंदर क्वेरीज होती है तो आप हमको भेज सकते हैं और उससे हम आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।